हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी सेमेस्टर 2 मॉड्यूल 1 से सेल एंड बैटरीज से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू और उसके सोल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। इस मॉड्यूल पे टोटल 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन को एक ही वीडियो में डिस्कस करने से वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये पहला पार्ट है, तो चलिए हम पहले पार्ट को स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है विच डिवाइस कन्वर्ट्स सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो फ्रेंड्स, बताना है कि ऐसा कौन सा डिवाइस होता है जो कि सूर्य की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। तो फ्रेंड्स, फोटोवोल्टिक सेल सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फोटोवोल्टिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ सेकेंडरी सेल वर्क्स। द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स, सेकेंडरी सेल जिसे हम बार बार चार्ज करके डिस्चार्ज कर सकते हैं, फिर उसे रिचार्ज करके फिर डिस्चार्ज कर सकते हैं, ऐसे सेल को हम सेकेंडरी सेल कहते हैं। सेकेंडरी सेल किस नियम पे कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स, सेकेंडरी सेल जो होते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। फ्रेंड्स, माइकल फैराडे जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने वैद्युतिक अपघटन के संबंध में 2 नियम दिए थे। पहला नियम ये था कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उस विलियन यानी जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें से प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि उस इलेक्ट्रोलाइट में जो मास होगा, जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होगा, उस पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा, ठीक है, हम उसे m से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैंने बताया था कि उस विलियन में से प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा पर। विद्युत धारा की मात्रा यानी कि धारा का मान, कितना करंट फ्लो हम कर रहे हैं इनटू समय, ठीक है, इनटू समय, कितने समय के लिए प्रवाहित किया जा रहा है, यानी m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I इंटू टी होगा। इस प्रोपोर्शनल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं Z यानी कि जिसे हम कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसे हम Z से दर्शाते हैं, और इसकी इकाई जो होती है वो ग्राम पर कूलम होती है। तो यानी कि जो पहला जो नियम है उसके हिसाब से सूत्र जो बनेगा वो हो जाएगा M = ZIT। ये था पहला नियम का ये पहला सूत्र। दूसरा नियम उन्होंने ये बताया था कि अगर हम अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, ये A है, ये B है, ये C, मान लेते हैं हम 3 ले लिए ABC। तो इसमें अगर हम सेम समय के लिए सेम करंट फ्लो करेंगे तो इनके इलेक्ट्रोड्स पर जो पदार्थों का द्रव्यमान मुक्त होगा, ठीक है, यानी कि उस पदार्थ के द्रव्यमान, ठीक है, वो द्रव्यमान इन तीनों के अपने अपने इलेक्ट्रोलाइट के रासायनिक तुल्यांकों के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। इन्होंने ये दूसरा नियम में ये बताया था, ठीक। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर जो था वो क्या था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मास डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत अपघटन के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है। जैसा कि मैंने अभी जो सेकंड नंबर यानी प्रीवियस क्वेश्चन पे मैंने डिस्कस किया था कि जो माइकल फैराडे साइंटिस्ट थे, उन्होंने विद्युत अपघटन के लिए 2 नियम दिए थे। तो ये पहला वाला ही नियम के बारे में है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। तो उसमें मैंने जैसे कि बताया कि उसका द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है। तो अभी जैसे मैंने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, जिसे हम ग्राम में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो कितना होगा, मैंने अभी जैसे बताया, वो उस विलियन में प्रवाहित की गई धारा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होगा। मात्रा यानी कितना हम करंट फ्लो कर रहे हैं और कितने समय के लिए कर रहे हैं, ठीक है, दोनों के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी करंट और समय, धारा और समय के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा उस इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, यानी ये मास, ठीक है।
और जैसे कि मैंने बताया था कि इस प्रोपोर्शनल के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, तो इस प्रोपोर्शनल के लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जिससे हम Z से दर्शाते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा, M = ZIT। तो अब हम देख लेंगे कि ये जो फॉर्मूला है कहाँ है, तो ये है ऑप्शन बी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द कैपेसिटी ऑफ बैटरीज इज स्पेसिफाइड। बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। तो फ्रेंड्स, सेकेंडरी सेल की हम बात कर रहे हैं। सेकेंडरी सेल में फुल चार्ज से, ठीक है, फुल चार्ज से 1.8 वोल्ट, ठीक है, पर सेल डिस्चार्ज तक नापी गई क्षमता को हम सामान्य क्षमता कहते हैं। यह आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। और इससे हम ये जो मैंने बताया कि सेकेंडरी सेल में फुल चार्ज से कितना 1.8 वोल्ट, इससे कम डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम 1.8 बोल रहे हैं। डिस्चार्ज तक नापी गई जितनी उसकी क्षमता होती है उसके सामान्य हम क्षमता कहते हैं, और उसकी क्षमता हम एम्पियर आवर में बताते हैं, ये बताई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी एम्पियर आवर, एम्पियर घंटे में, जिसे हम नॉर्मली AH से दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the name of a defect that bending of plates in secondary cell। उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है, ठीक है। सेकेंडरी सेल में कई प्रकार की दोषें हो सकती है, होती भी है। तो उसमें से एक ये कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा दोष होता है, उस दोष का नाम बताना है सेकेंडरी सेल में, यानी लेड एसिड सेल की यहाँ बात हो रही है कि उसकी प्लेटें जो होती है वो मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर हम लेड एसिड सेल की बात कर लेते हैं तो उसको चार्ज करने और डिस्चार्ज करने की जो करंट रेटिंग होती है उसकी भी एक रेटिंग होती है, ठीक है। यानी कि लेड एसिड सेल को हम अधिक धारा पर हम न चार्ज कर सकते हैं ना उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर हमने ऐसा किया कि अधिक विद्युत धारा दर पर अगर हमने चार्ज किया या डिस्चार्ज किया तो उसके कारण क्या होता है, उसकी जो प्लेट होती है वो ऐंठ जाती है, यानी मुड़ जाती है, ठीक है। और मुड़ने से क्या खतरा होता है कि उससे उस आपस में शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस बढ़ जाता है, और इस दोष को हम कहते हैं बकलिंग। क्या कहते हैं, बकलिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश की क्या इकाई है। तो बहुत बार आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, तो बहुत ही ईजी है। आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ लिथियम सेल। लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है। बताने कि लिथियम सेल का आउटपुट वोल्टेज कितना होता है। तो आउटपुट वोल्टेज होता है वो 2.5 वोल्ट होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग इफ द बैटरी इज टू बी चार्ज्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एट हायर रेट। कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ऐसा विधि है जिसमें बैटरी को चार्ज करने के लिए कम समय में हाई रेट दिया जाता है, ठीक है। ज़्यादा जो है चार्जिंग जो रेट होती है वो हाई दी जाती है और कम समय के लिए। उस विधि का नाम क्या है। तो उस विधि का नाम है बूस्ट चार्ज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके उल्टा अगर आपसे पूछा जाता कि वैसे मेथड का नाम बताए हैं चार्जिंग के लिए जो अधिक समय के लिए लेकिन कम रेट पे, जो करंट रेटिंग होता है वो काफ़ी कम दिया जाता है और अधिक समय के लिए, तो वो कौन सी विधि होती है। तो उसके लिए वो ट्रिकल चार्जिंग होती है, ठीक है। लेकिन इसमें वो पूछा नहीं गया है, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन कार्बन जिंक ड्राई सेल।
कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अवघटक उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें बताना है कि ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे इसका नाम भी दिया हुआ कार्बन जस्ता शुष्क सेल। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें कैथोड के रूप में जस्ता को इस्तेमाल किया जाता है और एनोड के रूप में कार्बन को इस्तेमाल किया जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट में अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और प्लास्टर ऑफ पेरिस के मिश्रण को लुगदी के रूप में डाला जाता है, यानी पेस्ट के रूप में डाला जाता है। तो हम ऑप्शन में देख लें कि इन तीनों में से ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो यहाँ ऑप्शन बी में आपको देखने को मिलेगा कि अमोनियम क्लोराइड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, यानी कि ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इफेक्ट कॉजेज बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन लिक्विड्स। द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है। फ्रेंड्स आप लोग ये जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा प्रवाह होने से क्या क्या इफेक्ट होती है, इस इफेक्ट के बारे में कई सारे इफेक्ट होते हैं, आप लोग पढ़ चुके होंगे। लेकिन ये प्रवाह जो है कहाँ हो रहा है इस पर भी मैटर करता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि द्रव में अगर विद्युत धारा प्रवाह होती है द्रवों में तो कौन सा प्रभाव होता है, तो वो होता है केमिकल इफेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी रासायनिक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which material is used to make negative plates in lead acid battery। सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें ये बताना है कि लेड एसिड सेल में जो नेगेटिव प्लेट होती है उसको किस पदार्थ से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जैसे ये लेड एसिड की बात है, अगर अल्कलाइन बैटरी की हम बात कर लेते हैं तो उसमें पॉजिटिव प्लेट जो होती है वो मैंगनीज डाइऑक्साइड से बनाई जाती है और नेगेटिव प्लेट जो होती है वो पाउडर जिंक से बनाया जाता है। ठीक है, और लेड एसिड सेल की ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दे रही हूँ। और अगर लेड एसिड सेल जो होती है, लेड एसिड बैटरी में अगर बात करें तो जो पॉजिटिव वाली प्लेट होती है उसको हम लेड डाइऑक्साइड और नेगेटिव वाले को हम लेड मेटल यानी कि स्पॉन्ज लेड से बनाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन में भी दे रखा है लेड डाइऑक्साइड। लेड डाइऑक्साइड पॉजिटिव वाले जो प्लेट है उसको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और स्पॉन्ज लेड जो होता है वो नेगेटिव वाले प्लेट को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, स्पॉन्ज लेड। फ्रेंड्स और एक बात बता दूं कि जब लेड एसिड सेल चार्ज होती है, ठीक है, जब चार्ज किया जाता है तो चार्ज के समय जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो लेड परऑक्साइड बन जाती है। क्या बन जाती है? लेड परऑक्साइड बन जाती है, दैट मीन्स PbO2। और जो नेगेटिव वाले प्लेट होते हैं वो स्पॉन्ज लेड बन जाता है, यानी कि सिंपली हम उसको PV से इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक, और जब हम डिस्चार्ज करते हैं, किसको डिस्चार्ज करते हैं? लेड एसिड बैटरी को, तब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्लेटें जो होती है वो लेड सल्फेट बन जाती है। ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्निक इज यूज्ड टू कंट्रोल द कोरोजन ऑफ मेटल सरफेस। धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग होती है? तो फ्रेंड्स धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण के लिए कैथोडिक प्रोटेक्शन यानी कैथोडिक सुरक्षा इस्तेमाल यानी प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल इज मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड इन डिजिटल वॉचेस।
यानी डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स जनरली आपसे कोई भी सवाल कर सकता है कि डिजिटल घड़ी जो डिजिटल वॉच होते हैं उसमें कौन सा सेल इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें किया जाता है मरकरी। ठीक है, मरकरी सेल उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरकरी सेल, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट इफ वन सेल इज कनेक्टेड विथ रिवर्स पोलैरिटी इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट। यानी समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा। तो फ्रेंड्स सवाल में यह है कि बहुत सारे सेल को पैरेलली कनेक्ट किया गया है, अगर उनमें से एक सेल जो है उसको रिवर्स कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, तो उससे क्या इफेक्ट हो सकता है। तो अगर हम ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, इनकेस अगर गलती से हो गया तो जो सर्किट होगा वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विल गेट शॉर्ट सर्किटेड, लघुपथित हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना है उसकी पोलैरिटी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइन सेलेक्टर स्विच इन बैटरी चार्जर। बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है। तो फ्रेंड्स बैटरी चार्जर में वैसे बहुत सारे आपको स्विचेस मिलेंगे, ठीक है, उनमें से एक होता है फाइन सेलेक्टर। उसका क्या काम होता है, तो उसका काम होता है करंट के रेटिंग को सेलेक्ट करना, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिलेक्शन ऑफ करंट रेटिंग। धारा रेटिंग के चुनाव करने के लिए जो स्विच इस्तेमाल होते हैं उसे हम फाइन सेलेक्टर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the effect on output power with respect to temperature in solar cells? सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा। फ्रेंड्स जैसे सोलर सेल आप लोग जानते होंगे, सूर्य की रोशनी पर ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होता है, सूर्य की रोशनी, ठीक है। अगर जैसे कि बारिश के समय में रोशनी कम मिलती है तो उस वक्त सोलर सेल चार्ज नहीं हो पाता, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, यानी कि वो उस वक्त थोड़ा प्रॉब्लम हो ही जाता है, ठीक है। तो ये जो सवाल है कि तापमान के संदर्भ में उसका आउटपुट जो होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी, कम होगी, या फिर नहीं मिलेगी, या फिर बहुत कम होगी, तो आउटपुट हमें बहुत कम मिलेगा, ठीक है, यही चीज़ है। यानी कि अगर टेम्परेचर कहने का मतलब है सूर्य की रोशनी नहीं होगी तो ऑब्वियसली आउटपुट हमें कम मिलेगा। तो यानी कि क्या होगा, उसका जो आउटपुट होगा वो डिक्रीज कर जाएगा विथ, क्वेश्चन में रखा है विथ रिस्पेक्ट टेम्परेचर, ठीक है। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, डिक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है What purpose the hydrometer is used during charging of battery? बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य होता है। फ्रेंड्स अक्सर आप लोगों ने जहाँ पे बैटरी चार्ज किया जाता है वहाँ पे हाइड्रोमीटर आप लोगों ने देखा होगा। हाइड्रोमीटर से विद्युत जो अवघटक होते हैं उसका विशिष्ट गुरुत्व को निर्धारित करने में इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बैटरी कितना चार्ज है, कितना चार्ज नहीं है, या हाफ चार्ज है या फुल चार्ज है, उससे हम इसकी मदद से उसका इन्फॉर्मेशन हम जान सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये जो हाइड्रोमीटर होते हैं उसमें एक पॉलीग्लास का एक लंबा सा नली होता है और ऊपर जो होता है एक कॉर्क होता है और एक रबर भाल्व भी होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो होते हैं वो एक फ्लॉट टाइप का होता है, फ्लॉट ही होता है, और उसमें क्या होता है कुछ निशान मापन दिया हुआ रहता है कि कितना हाफ चार्ज, फुल चार्ज या डिस्चार्ज, इस तरीके से, ठीक है। और ये इसमें क्या होता है कि हम हाइड्रोमीटर को जो बैटरी होती है वेंट प्लग से होते हुए, जो वेंट प्लग हटा के उसमें जो जाने के लिए रास्ता होता है उसमें हम क्या करते हैं, इसके नली को डालते हैं और उस कॉर्क को पकड़ के
उसके लिक्विड को इसमें अंदर डालते हैं, ठीक है। अंदर डालने पर वो जो फ्लॉट होता है वो फ्लॉट या तो डूबती है या तो कुछ ऊपर की तरफ ही रहती है। ये जो फ्लॉट होता है कब ज़्यादा डूबती है कब कम डूबती है, ये डिपेंड करता है उस इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कितना गाढ़ा है या पतला है। डिस्चार्ज के बाद वो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पतला हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा पतला होने पर क्या होगा, फ्लॉट अधिक भाग उसमें डूब जाएगा आसानी से, और जब वो चार्ज कंडीशन में होता है तो फ्लॉट जो होता है वो कम डूबता है, यानी ऊपर की ओर रहता है, और उसी में मापन दिया रहता है कि हाफ चार्ज है कि फुल चार्ज है या डिस्चार्ज है, उससे हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन है डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। विद्युत अवघटे का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में, और इससे हम पता कर सकते हैं कि जो बैटरी है वो फुल चार्ज है या हाफ चार्ज है या डिस्चार्ज है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाइड्रोमीटर का यूज़ कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं, तो विद्युत अवघटे का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे के विद्युत अवघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है। तो फ्रेंड्स ये जो सूत्र है ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फैराडे के विद्युत अवघटन के प्रथम नियम का सूत्र ये है कि इलेक्ट्रोलाइट पर जो हम करंट फ्लो करेंगे और कितने समय के लिए करेंगे उसके दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ मुक्त होंगे उस पदार्थ का द्रव्यमान, यानी m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I इंटू टी मैंने बताया था। तो यानी कि m इज इक्वल्स टू ZIT, क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू ZIT। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जिसे हम Z कहते हैं, I करंट और T समय, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये फॉर्मूला हम देख रहे हैं ऑप्शन में, हम देख लेंगे तो ऑप्शन बी में है, यानी कि m इज इक्वल्स टू ZIT। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, m इज इक्वल्स टू ZIT। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड बैटरी। सीसा अम्ल सेल में विद्युत अवघटे की तरह क्या उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स बताना है कि लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं या किया जाता है, तो इसमें हम यूज़ करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी डाइल्यूट H2SO4, ये हमेशा याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट। परिपथ का कुल वोल्टेज कितना है। फ्रेंड्स यहाँ पे सर्किट एक दिया हुआ है, इसमें देख रहे हैं कि सेलें जो है वो पैरेलली में कनेक्ट किया गया है, सभी सेल, ठीक है। थोड़ा जूम कर देते हैं। मैं बता दूं कि हर एक सेल का जो वोल्टेज मान है वो है 1.5 वोल्ट है, ठीक है। और आप लोग सीरीज़ और पैरेलल सर्किट के बारे में पढ़ ही चुके होंगे। तो पैरेलल कंडीशन में क्या होता है, पैरेलली में वोल्टेज चूँकि सभी सेल का समान है तो लोड को भी क्या मिलेगा, लोड पर भी हमें सेम ही सेम ही वोल्टेज हमें मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा, 1.5 वोल्ट, क्योंकि सभी पैरेलल में जुड़ा हुआ है। ये भी जितने भी सारे सेल लगे हुए सभी का जो वैल्यू 1.5 वोल्ट ही है। तो हमें यहाँ लोड पर कितना मिलेगा, 1.5 वोल्ट। हम देख लेंगे कि ऑप्शन में कहाँ है, तो ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है 1.5 वोल्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 वोल्ट। फ्रेंड्स सेलों को हम जब पैरेलली जोड़ते हैं तो उसमें हम करंट का मान हमें अधिक मिलता है, ठीक है। और जब हम सीरीज़ में जोड़ते हैं सेल को तो इसमें हमें ज़्यादा वोल्टेज मिलता है। अधिक वोल्टेज पाने के लिए हम सीरीज़ में जोड़ते हैं, अधिक करंट के लिए हम इसमें पैरेलल में जोड़ते हैं। ये भी एक पॉइंट है, इसको भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो हम 21 से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक
इस वीडियो में यहीं तक। सो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।